हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अगेन 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारा 2000 क्वेश्चन सीरीज नया आया हुआ है उसमें से। तो आज हम 20 क्वेश्चन देखेंगे और इसके पहले हमने पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियोज़ आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एमाइल दुर्खीम और मेलनोवस्की दोनों किसके संदर्भ में कार्य की बात करते हैं? यानी यहाँ पे मेन दिया है कार्य, यानी जो एक्शन। तो एमाइल दुर्खीम और मेलनोवस्की दोनों किसके संदर्भ में कार्य की बात करते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला अपरिहार्य, दूसरा आवश्यक शर्तें, तीसरा आवश्यकता और चौथा परिस्थिति सापेक्ष। तो इसमें से देखिए ऐसा कौन सा है जिसमें एमाइल दुर्खीम और मेलनोवस्की दोनों बात करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आवश्यकताएं, जो नीड्स होती हैं। तो नीड्स की बात कौन करता है कार्य की बात में? तो ये मेलनोवस्की और एमाइल दुर्खीम दोनों करते हैं। मेलनोवस्की जो थे वो संस्कृति के संदर्भ में आवश्यकताओं की बात करते हैं। आपने उनका अगर सिद्धांत देखा होगा तो। और जो 26 थिंकर का प्लेलिस्ट है आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। हमने मेलनोवस्की से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी को डिस्कस किया हुआ है। तो मेलनोवस्की जो थे ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की बात करते हैं और इन्होंने उसमें जो है संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्तरीकरण को एकीकृत सिद्धांत के रूप में कौन देखता है? पहला ऑप्शन है एमाइल दुर्खीम, दूसरा है पार्सन्स, तीसरा है बर्गेल, चौथा है वेबर। तो इसमें से कौन है जो स्तरीकरण को यानी स्ट्रेटिफिकेशन को वो एकीकृत सिद्धांत के रूप में देखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्सन्स। यानी स्तरीकरण जो होता है वो समाज में क्या होता है कि विभाजन होता है एक तरह का, लेकिन इसको एकीकृत सिद्धांत के रूप में पार्सन्स देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पूंजीवाद में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन किस तरह सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति से जुड़ते हैं? इसका विश्लेषण किसने किया है? पहला ऑप्शन है पियरे बोर्दियू, दूसरा है क्लिफर्ड गिट्स, तीसरा है मैनुअल कैस्टल्स, चौथा है एंथोनी गिडेंस। तो इसमें से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसमें किस तरीके से जुड़ते हैं पूंजीवाद समाज में, पूंजीवाद के संदर्भ में बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनुअल कैस्टल्स। तो मैनुअल कैस्टल्स जो है ये सूचना तकनीकी से संबंधित है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एपिस्टेमोलॉजी शब्द किसने दिया है? ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है कांट, चौथा है जेम्स फ्रेडरिक। तो इसमें से एपिस्टेमोलॉजी की वर्ड किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स फ्रेडरिक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। किसने संस्थाओं को रिश्तों के व्यवस्थित क्रम के रूप में देखा जिसका कार्य समाज को एक प्रणाली के रूप में बनाए रखना है? पहला ऑप्शन है पार्सन्स, दूसरा है मैकाइवर एवं पेज, तीसरा है रेडक्लिफ ब्राउन, चौथा है लेवी स्ट्रॉस। तो यहाँ संस्थाओं की देखिए ये कीवर्ड है कि किसने संस्थाओं को रिश्तों के व्यवस्थित क्रम के रूप में देखा जिसका कार्य समाज को एक प्रणाली के रूप में, प्रणाली भी क्या है हमारा एक कीवर्ड है, प्रणाली के रूप में बनाए रखना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेडक्लिफ ब्राउन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हार्मेन्यूटिक सर्कल की अवधारणा किसने विकसित की है? हार्मेन्यूटिक सर्कल, पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड शुट्ज, दूसरा है गारफिंकल, तीसरा है मार्टिन हेडेगर, चौथा है जोहान क्लोबर्ग। तो हार्मेन्यूटिक सर्कल का ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन हेडेगर ने। हार्मेन्यूटिक सर्कल मार्टिन हेडेगर ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, द रूलिंग क्लास पुस्तक किसने लिखी है?
पहला ऑप्शन है पेरेटो, दूसरा है जी मोस्का, तीसरा है फायरवर्क, चौथा है अल्थ्यूजर। तो इसमें से द रूलिंग क्लास जो पुस्तक है वो किसकी है? तो ये है जी मोस्का की, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्य भागीदारी अनुपात लिंग के संदर्भ में को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, यानी कार्य भागीदारी अनुपात को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है लिंग के संदर्भ में। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है पुरुष और महिला श्रमिकों के प्रतिशत का अनुपात, दूसरा है संबंधित जनसंख्या में पुरुष श्रमिकों का अनुपात, तीसरा है संबंधित जनसंख्या में महिला श्रमिकों का अनुपात, चौथा है पुरुष और महिला कामगारों के संबंधित जनसंख्या में प्रतिशत में अनुपात प्रतिशत। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जिसमें पुरुष और महिला कामगारों से संबंधित जनसंख्या में जो प्रतिशत होता है उसमें जो है कार्य भागीदारी अनुपात मतलब उसे कहा जाता है, यानी उसमें महिला पुरुष दोनों का अनुपात देखा जाता है, तो उसी को कार्य भागीदारी अनुपात कहा जाता है लिंग के संदर्भ में, यानी महिला और पुरुष के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, यह किसका विचार था कि हर व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं जो किसी भी सत्ता से छीने नहीं जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा है कांट, तीसरा है लॉक, चौथा है वेबर। तो यह किसका विचार था कि व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं जो किसी भी सत्ता से छीने नहीं जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉक। तो लॉक जो थे इनका विचार था कि कोई भी मतलब व्यक्ति हो, सबका अधिकार होता है और किसी भी तरह की सत्ता हो वो उसे छीन नहीं सकता है। इन्होंने 3 बेसिक अधिकार यानी 3 बेसिक राइट की बात इन्होंने की थी, 3 बेसिक राइट की बात इन्होंने की थी और कहा था कि ये जो राइट्स होते हैं ये सभी को मिलने चाहिए, वो चाहे जो भी व्यक्ति हो, सभी को ये तीनों राइट्स मिलने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक व्यवहार या सामाजिक कार्यवाही को समाजशास्त्र के कार्य क्षेत्र में किसने लाया? यहाँ 2 बार सामाजिक हो गया है। तो सामाजिक व्यवहार या सामाजिक कार्यवाही को समाजशास्त्र के कार्य क्षेत्र में किसने लाया? तो ऑप्शन में है मैकाइवर, दूसरे हैं दुर्खाइम, तीसरे हैं मैक्स वेबर, चौथे हैं पार्सन्स। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। सामाजिक कार्यवाही यानी यहाँ पे क्रिया की बात हो रही है, तो ये सबसे पहले मैक्स वेबर ने बात की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृत अवस्था में मनुष्य कुलीन जंगली था, यह किसने कहा? मतलब यह किसका कथन है कि प्राकृत अवस्था में मनुष्य जो है वो कुलीन जंगली था? तो ऑप्शन में है हॉब्स, लॉक, प्लेटो और अरस्तु। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हॉब्स। तो ये कथन जो है ये हॉब्स का है और ये कथन इन्होंने किस में कहा था? तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था, इस थ्योरी से 2-3 लोग मुख्य रूप से संबंधित थे। हॉब्स हो गए, रूसो हो गए और लॉक, ये तीनों ही सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी इससे संबंधित थे। तो इसी में इसने कहा था हॉब्स ने कि प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य थे वो कुलीन जंगली थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार प्रथम वास्तविक सामाजिक संश्लेषण वास्तव में किसने विकसित किया है? पहला ऑप्शन है पार्सन्स, दूसरा है दुर्खीम, तीसरा है कार्ल मार्क्स, चौथा है वेबर। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर के अनुसार पूछा है कि सबसे पहले जो वास्तविक सामाजिक संश्लेषण था वो किसने विकसित किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्सन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, डेरेनडार्फ ने अपने सिद्धांत विश्लेषण में कुछ अवधारणाओं का प्रयोग किया था, इनमें से वो कौन सा है? तो पहला है आधारभूत संरचना, दूसरा है अधिसंरचना, तीसरा है सत्ता, चौथा है अलगाव। तो इसमें से डेरेनडार्फ ने अपने सिद्धांत में जिस विश्लेषण मतलब जिसका विश्लेषण किया था वो कौन सी अवधारणा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्ता। तो अलेक्जेंडर जो थे ये जो है
जैसे जिस तरीके से कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, कुल मिला के आर्थिक निर्धारणवादी थे, तो अलेक्जेंडर जो थे वो सत्ता की बात करते हैं कि मतलब जो सत्ता होती है इसी की वजह से समाज में जो है वर्ग संघर्ष होता है। और ये सत्ता इन्होंने किससे लिया था? तो ये इन्होंने लिया था वेबर से ग्रहण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेविस कोजर ने संघर्ष पर भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, वो कौन सा है? यानी लेविस कोजर जो है संघर्ष पर इनका जो दृष्टिकोण है वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है प्रतिमानात्मक पहलू, दूसरा है सत्तात्मक पहलू, तीसरा है संरचनात्मक पहलू, चौथा है प्रकार्यात्मक पहलू। तो आप सभी को पता होगा कि कोजर जो थे इनका जो संघर्ष का सिद्धांत था वो प्रकार्यात्मक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकार्यात्मक पहलू। यानी वो संघर्ष को प्रकार्यात्मक दृष्टि से इन्होंने उसके बारे में उसका अध्ययन किया था और बताया था कि संघर्ष जो है वो समाज में क्या करता है, फंक्शन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय नारीवाद लेखन निम्न में से किससे प्रभावित है? जो भारतीय नारीवाद लेखन है वो किससे प्रभावित है? तो पहला ऑप्शन है वैश्विक विचारधारा से, दूसरा है धार्मिक ग्रंथों से, तीसरा है पश्चिमी विचारधारा से, चौथा है आर्थिक विचारधारा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक ग्रंथों से। और अगर ये पश्चिम के संदर्भ में होता तो वो हो जाता है कि पश्चिम की जो विचारधारा है वो पश्चिमी से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर आधुनिकतावादियों का तर्क है कि यह कोई एकता नहीं है जो कि दुनिया को बनाती है, तो वो क्या है जो कि दुनिया के हृदय में है? पहला ऑप्शन है तर्क, दूसरा है ईर्ष्या, तीसरा है शांति, चौथा है विभेद। तो यहाँ उत्तर आधुनिकतावादियों का तर्क पूछा है, उनका जो विचार है कि कोई एकता नहीं होती है जो दुनिया को बनाती है, तो वो कौन सी चीज होती है जो कि दुनिया को बनाती है, जो कि दुनिया के हृदय में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभेद। यानी जो विभेद होता है, डिफरेंस होता है, वही जो है दुनिया को बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सोशल टेंशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला ऑप्शन है घुरिये, दूसरा है डीपी मुखर्जी, तीसरा है हेमंत श्रीनिवास, चौथा है AR देसाई। तो ये सभी को पता होगा लगभग, ये घुरिये की बुक है सोशल टेंशन इन इंडिया, ये इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, एसे ऑन इंडिविजुअलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है लुई डूमा, दूसरा है पार्सन्स, तीसरा है GS घुरिये और चौथा है JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। तो एसे ऑन इंडिविजुअलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुई डूमा। तो ये बुक है लुई डूमा की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार के लेखकों द्वारा नारीवादी सिद्धांत को बौद्धिक रूप प्रदान किया गया था? यानी जो नारीवादी सिद्धांत है फेमिनिज्म, तो उसको बौद्धिक रूप किस प्रकार के लेखकों द्वारा प्रदान किया गया था? तो पहला ऑप्शन है समाजवादी, दूसरा है कट्टरपंथी, तीसरा है डेमोक्रेटिक, चौथा है लिबरल नारीवाद। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिबरल नारीवाद। तो लिबरल नारीवाद जो है इससे कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है मैरी वुल्फस्टोन क्राफ्ट, मैरी वुल्फस्टोन क्राफ्ट, ये लिबरल नारीवाद से संबंधित है। और इसके अलावा जो ये कट्टरपंथी यानी जो रेडिकल नारीवाद है, इससे कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है सुलामिथ फायरस्टोन, ये इससे संबंधित है। और जो समाजवादी नारीवाद है इससे कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है डोना हार्वे। ये अलग अलग फेमिनिज्म है। इसके अलावा लिबरल में एक और आती हैं, इनका नाम है बेटी फ्रेडन, इनका नाम है बेटी फ्रेडन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, नव संरचनावाद का मुख्य विषय क्या था? यानी नियो स्ट्रक्चरलिज्म। पहला ऑप्शन है उत्तर आधुनिक समाज,
दूसरा है जटिल समाज, तीसरा है नगर समाज, चौथा है आधुनिक समाज। तो नवसंरचनावाद का मुख्य विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर आधुनिक समाज। तो नवसंरचनावाद देखिए, ये जो नवसंरचनावाद है ये वर्ड किसने दिया था? तो ये दिया था मैनफ्रेड फ्रैंक ने, ये इनका नाम है। तो इन्होंने ये नवसंरचनावाद वर्ड दिया था और नवसंरचनावाद का मुख्य विषय क्या था कि उत्तर आधुनिकता से संबंधित जो भी विषय है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सभी का अध्ययन करना, उन सभी को सामने लाना। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।